Hello everyone. Today in this video I am going to discuss the types of organization, formal organization in chapter Organizing of Business Studies class 12th. Dear student, in this video I discuss about the formal organization along with CBSE exam asked question in the previous year on this topic. Let's see types of organization. There are two types of organization: formal organization and informal organization. Now, meaning of formal organization. Formal organization refers to the organization structure which is designed by management to reach a particular task. It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve the organizational goal. Formal organization structure may be functional or divisional. Dear student, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको डिज़ाइन करते समय मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए डिज़ाइन करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लियरली सभी एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट, देयर सबॉर्डिनेट्स, ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ clearly defined and systematic coordination is established between senior and junior, because the purpose of formal organization is to achieve the organizational goal. यहाँ पर इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल या डिविजनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होगी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, और अगर मल्टी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होगी तो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे फंक्शनल सिंगल प्रोडक्ट के लिए और डिविजनल जो हमारा होगा ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए होगा। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वह फॉर्मल होगा, जहाँ पे कि हर एम्प्लॉइज़ की टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक के सभी एम्प्लॉयज़ की जो जॉब पोजीशंस है, उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट वन मोर मीनिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की जो जॉब है, जो वह परफॉर्म करेगा, उसको यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया जाता है। द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू एवरी इंडिविजुअल, द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को भी क्लियरली डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर देयर इज़ नो एनी डाउट in the mind of employees. Everyone has clarity about their authority, responsibility, their accountability, their superior, their subordinate, who is superior, who is subordinate। ये सभी जो रिलेशनशिप हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये सभी कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइन किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड इंटेंशनली। इस स्ट्रक्चर को इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। पर्पज़ होता है इसको क्रिएट करने का, दैट इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही इस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाता है या इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर की तरफ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, इसमें फर्स्ट जो फीचर है, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। ये नेचर ऑफ जॉब को डिफ़ाइन करता है और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को भी डिफ़ाइन करता है। दिस क्लैरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम। ये बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन करता है कि किस व्यक्ति को, किस एम्प्लॉय को, किसको रिपोर्ट करना है। मीन्स इट क्रिएट्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यह सुपीरियर और
सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, जिसमें हर एक एम्प्लॉइज़ को ये क्लियर हो जाता है कि उसका सीनियर कौन है, और सीनियर को ये क्लियर हो जाता है कि हूँ और देयर जूनियर्स। इट इज़ ए मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। इसको बनाने के पीछे जो पर्पज़ है दैट इज़ प्लानिंग मैनेजर के द्वारा जो प्लान्स बनाए गए हैं, जो स्पेसिफाइड प्लान है उसको अचीव करना, एज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स इसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट। क्योंकि यहाँ पर उस प्लान को अचीव करने के लिए सभी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को बनाए जाते हैं जो कि उस प्लान को, टारगेट को अचीव करने के लिए आवश्यक हैं। थर्ड फीचर है एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सभी एम्प्लॉइज़ के जो एफ़र्ट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट के जो एफ़र्ट्स हैं, उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है, इस तरीके से इंटरलिंक किया जाता है आपस में, ताकि इनका जो इंटीग्रेटेड एफ़र्ट्स है वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करे। इट इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइंड, इसको सोच समझ कर, जानबूझकर डिज़ाइन किया जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जाता है। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड, और इसका जो मेन एम्फेसिस होता है दैट इज़ ऑन द वर्क के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस होता है, जिसको कि परफॉर्म करना होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके मेरिट्स की तरफ। तो इसके मेरिट्स में आप ध्यान देंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ सिस्टमेटिक परफॉर्म किया जाएगा, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, सभी एम्प्लॉइज़ को अपने रोल क्लियरली पता है, उनके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्लैरिटी होने की वजह से जो फ़ायदा मिलेगा कि ईज़ी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ रोल क्लैरिटी। अगर वर्क नहीं पूरा होता है या किसी को कोई टास्क असाइन करना है तो आसानी से उसको असाइन किया जा सकता है, क्योंकि सभी के रोल एकदम क्लियर हैं। यहाँ पर नो एम्बिग्यूटी इन द रोल एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है, क्योंकि रोल क्लियरली डिफाइंड है, कौन सा काम कौन इम्प्लाई करेगा। This is clearly defined so that there is no chances of any duplication of efforts. Third is helps in achieving organizational goal. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का ही पर्पज़ है कि जो प्लानिंग मैनेजर के द्वारा जो प्लानिंग फंक्शन में जो स्पेसिफिक गोल बनाए गए हैं उस गोल को अचीव करना। यूनिटी ऑफ कमांड इज़ फॉलोड ड्यू टू इस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर जो भी ऑर्डर मिलेगा, एक जूनियर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, मोर देन वन बॉसेज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह के क्योस एंड कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट नहीं आता है। और इसका जो दूसरा बेनिफिट होता है कि इट क्लियरली डिफाइंस द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पर सीनियर और जूनियर के बीच में जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलेगा, हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, ईच एंड एवरी एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म देयर रोल properly. So in this way there is the main focus on achieving the organizational goal. तो ये सभी जो मेरिट्स हैं ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स इसमें है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग और एक्शन, यहाँ पर देर होने की संभावना होती है डिसीज़न लेने में या एक्शन को परफॉर्म करने में। रीज़न इसके पीछे है ड्यू टू द फॉलो ऑफ चेन ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पे चेन ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, स्केलर चेन फॉलो किया जाता है। सीनियर टू जूनियर अगर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो सिस्टमेटिक फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। जूनियर टू सीनियर अगर कोई रिक्वेस्ट है, कोई
कंप्लेन है, कोई ग्रीवांसेस है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी सिस्टमेटिक फ़्लो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में देर होने के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिविटी भी देर से होने के चांसेस हैं। दूसरा जो इसका डीमेरिट बताया गया, नो फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है वर्कर्स को, सिर्फ वर्क के ऊपर फोकस करने की बात की जाती है। एज वर्कर परफॉर्म ओनली असाइंड वर्क, सिर्फ उनको अब जो वर्क दिया गया है उसी को पूरा करने के लिए कहा जाता है। अदर कोई एक्टिविटीज़ के लिए उनको कोई रियायत या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो नेचर है ये रिजिड नेचर का है। इट इंक्रीज़ द रिजिडिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट जो आता है इसका डीमेरिट्स है, दैट इज़ मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, सिर्फ वर्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पे, एंड लेसर एम्फेसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और कम से कम फोकस होता है एम्प्लॉयज़ के बीच के इंटर रिलेशनशिप के ऊपर, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है ये सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ को इग्नोर करता है, और इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के माइंड में डिससेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है वह पूरी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेटेड होते हैं। तो ये रहा आपका डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऊपर जो 2015 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ मेंट बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर मीनिंग पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, केस स्टडी में नहीं पूछा गया था। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस, इसके कोई 2 एडवांटेजेस पूछे गए थे। तो बिल्कुल हमने जो मीनिंग बताया जिसमें रोल को क्लियरली बताया जाता है, तो आप देखें इसके आंसर को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट टू एकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें क्लियरली स्पेल्स आउट द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर आप इन सभी जो मेरिट्स हमने डिस्कस किए उसमें से कोई 2 आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं। तो कोई 2 मेरिट्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। टोटल मार्क्स जो अलॉटेड था यहाँ पे 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क्स मीनिंग के लिए और 2 मार्क्स फॉर इम्पोर्टेंस के लिए, एडवांटेजेस के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.